हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। उम्मीद करता हूं हमेशा अच्छी चलती रहे। अच्छा, आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पेनल्टीज अंडर जीएसटी। कई बच्चे इस चैप्टर को इसी डर से छोड़ देते हैं कि नंबर्स है, हमको याद नहीं होगा, समझने में भी दिक्कत आएगी वगैरह वगैरह। देखो, बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में एक तो इसकी वेटेज की बात बता देता हूं आपको, एमसीक्यू में 2 मार्क तक का आ जाता है, स्टूडेंट रिव्यूज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। प्लस आप पास्ट एमसीक्यूज देखोगे तो वहां पेनल्टी के काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी यहां से आते हैं, बैक टू बैक अटेम्प्ट्स में भी आ जाते हैं या एक आध अटेम्प्ट स्किप करके इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो पेनल्टी चैप्टर है इंपॉर्टेंट, इसको सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात है ये हमको याद कैसे होगा। मैं हूं ना, मैं कराऊंगा आपको याद, बस जो कहूं उसको 100% फॉलो करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेनल्टी चैप्टर। नहीं, बट बिफोर दैट हो जाए वो लाइन, कैसे छोड़ सकते हैं हम वो बोलना, भूल गए? सर हम जान लगा देंगे, रिजल्ट निकालेंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। इस एटीट्यूड से आप पूरा लेक्चर अटेंड करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनल्टीज अंडर जीएसटी। सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, इस चैप्टर को कभी भी आप पढ़ो तो आप 4 थिंग्स इस चैप्टर में हमेशा ढूंढोगे। कौन से सेक्शन की पेनल्टी है, किस पर्सन पर लग रही है, क्या ऑफेंस के लिए लग रही है, और कितना क्वांटम ऑफ पेनल्टी है। देखो, कौन से सेक्शन की पेनल्टी है, किस पर्सन पे लग रही है, किस ऑफेंस के लिए लग रही है, और पेनल्टी का क्या अमाउंट है। मैंने हेडिंग ऊपर दिया, आप इसको नोट कर लो, फटाफट पॉज कर लो चाहो तो चलो सर, पेनल्टी चैप्टर में हमको क्या ढूंढना, हमको समझ आ गया। अब आप पेनल्टी पढ़ाइए। तो देखो, सबसे पहले मैं 4 सबसेक्शन पढ़ाऊंगा। सेक्शन 122 से स्टार्ट होगा पेनल्टी चैप्टर, और 122 के अंदर 4 सबसेक्शन है जिसको आपको याद करना है। 122 सबसेक्शन 1, और ये पेनल्टी किस पर लगती है ये अभी क्लियर कर रहा हूं, टैक्सेबल पर्सन पर। अब आप पूछेंगे टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो, और रजिस्टर्ड नहीं हो बट लायबल टू भी रजिस्टर्ड हो तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो। तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 टैक्सेबल पर्सन पे लगती है पेनल्टी। ऑफेंस और क्या अमाउंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 है, किस पर लगती है पेनल्टी? एनी पर्सन पर। सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 ये पेनल्टी लगती है रजिस्टर्ड पर्सन पर, और सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 ये लगती है पेनल्टी अगेन एनी पर्सन पर। आओ दिखा देता हूं। सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 टैक्सेबल पर्सन पे लगती है पेनल्टी। सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 एनी पर्सन पे लगेगी पेनल्टी। सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 रजिस्टर्ड पर्सन पे लगेगी पेनल्टी, और सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 एनी पर्सन पे लगेगी पेनल्टी। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले 122 सबसेक्शन 1 किस पे लगती है पेनल्टी? टैक्सेबल पर्सन पे। तो सर सेक्शन मिल गया, पर्सन लायबल मिल गया, कौन सी ऑफेंस के लिए लगती है पेनल्टी और कितनी लगती है पेनल्टी। ऑफेंस पढ़ाऊंगा नीचे, पहले जान लो कितनी पेनल्टी लगती है। ₹10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व। सर क्या चीज का अमाउंट इन्वॉल्व? अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व, अगर आईटीसी की बात करें तो आईटीसी का अमाउंट इन्वॉल्व, अगर रिफंड की बात करें तो रिफंड का अमाउंट इन्वॉल्व, और अगर हम ध्यान से सुना, अगर हम टीडीएस टीसीएस की बात करें तो उसका अमाउंट इन्वॉल्व। तो अमाउंट इन्वॉल्व का मतलब जिस चीज के लिए गड़बड़ हुई है उसका टैक्स अमाउंट, आईटीसी अमाउंट, रिफंड अमाउंट या टीडीएस टीसीएस का अमाउंट, वो जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो अमाउंट या 10,000 जो हायर होगा उतनी पेनल्टी लगेगी। वन मोर टाइम, अमाउंट जो भी इन्वॉल्व है, टैक्स का हो, चाहे आईटीसी का हो, चाहे रिफंड का हो, चाहे टीडीएस टीसीएस का हो, जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो अमाउंट या 10,000 विच एवर इज हायर वो लगेगी आप पर पेनल्टी। किस ऑफेंस के लिए लगेगी आइए जानते हैं। ऑफेंसेस नीचे लिखे हुए, बहुत सारे ऑफेंसेस है, फटाफट याद हो जाएंगे। देखो क्या क्या ऑफेंस के लिए लगती है पेनल्टी। सबसे पहले ये ऑफेंसेस को लर्न करने की ऐसे कोई सीरियल ऑर्डर में कोई ऑर्डर नहीं है इसको लर्न करने का, और रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, ये अपने आप याद हो जाएंगे, आपके बहुत सारे चैप्टर के नाम से याद हो जाएगा। सर कैसे, आओ बताता हूं। सबसे पहले टैक्स रिलेटेड है, तो टैक्स पेमेंट का एक चैप्टर है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस का। टैक्स को लेकर ही एक पेनल्टी है। सर क्या? कलेक्ट किया था कोई से टैक्स बट आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया टू द गवर्नमेंट विद इन 3 मंथ फ्रॉम इट्स ड्यू डेट। कोई टैक्स का पेमेंट किसी से लिया, जिस दिन उस पेमेंट का ड्यू डेट है वहां से अगर 3 मंथ में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा नहीं जमा कराया, पेनल्टी लग जाएगी, ये वाली जो मैंने आपको ऊपर बताई। सर ठीक है, समझ आ गया। या फिर किसी से टैक्स कॉन्ट्रावेंशन करके कलेक्ट किया और अगेन उस पेमेंट को भी आपने ड्यू डेट से 3 मंथ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो ऊपर वाली पेनल्टी लगेगी। अगेन सर ये पॉइंट, इसका मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स को लेकर है, किसी से भी टैक्स का पेमेंट लिया या गलत टैक्स ले लिया किसी से, तो ड्यू डेट से 3 मंथ में गवर्नमेंट को जमा कराना है, अगर पेनल्टी बचानी तो नहीं कराया तो पेनल्टी लगेगी कितनी? 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। आगे बढ़ता हूं। टीडीएस टीसीएस आपका एक चैप्टर है, तो देखो सिंपल है ये तो। सर टीडीएस टीसीएस फेल्ड टू डिडक्ट, डिडक्ट नहीं किया या कलेक्ट नहीं किया, शॉर्ट डिडक्ट किया या कलेक्ट किया, और या फिर डिडक्ट कलेक्ट तो कर लिया था मैंने बट उसको गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो लोग कहता है पेनल्टी लगेगी। यही जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो सर एक पॉइंट हो गया टैक्स कलेक्शन या पेमेंट ऑफ टैक्स को लेकर, टैक्स पेमेंट को लेकर, और एक पॉइंट हो गया टीडीएस टीसीएस को लेकर। आगे बढ़ते हैं रिफंड को लेकर। तो सर रिफंड भी एक चैप्टर हमारे सिलेबस में, यस। तो रिफंड में सिंपल है, गलत फ्रॉडुलेंटली गलत रिफंड ले लिया तो लगेगा पेनल्टी, बस सिंपल। नेक्स्ट 3 पॉइंट आएंगे रजिस्ट्रेशन को लेकर, ध्यान देना।
रजिस्ट्रेशन को लेकर 3 पॉइंट है। एक, रजिस्ट्रेशन लेना था लिया नहीं, फेल्स। रजिस्ट्रेशन लेना था लिया नहीं, लायबल थे फिर भी नहीं लिया। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन आप जब ले रहे थे तो गलत जानकारी देके रजिस्ट्रेशन लिया। रजिस्ट्रेशन लेते वक्त इंफॉर्मेशन देना होता है, उसका गलत इंफॉर्मेशन देके आपने रजिस्ट्रेशन लिया, तब भी पेनल्टी लगेगी। और तीसरा, किसी और का रजिस्ट्रेशन यूज करके आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं। अच्छा सर, तो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड 3 पॉइंट है, किसी और का रजिस्ट्रेशन यूज करके इनवॉइस इशू कर रहा हूं, या रजिस्ट्रेशन लेते वक्त गलत जानकारी दी, या फिर रजिस्ट्रेशन लेना था और लिया नहीं। तो इस तरह की गलती अगर आप रजिस्ट्रेशन रिलेटेड करोगे तो आपको पेनल्टी ऊपर वाली लगेगी। आगे बढ़ता हूं। अब आपको पता होगा हमारा एक चैप्टर है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। 2 पॉइंट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को लेकर है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, सर क्या है इसमें, ध्यान से सुनना। आपको मैंने पढ़ाया था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है, कीप करना है, रखना है। यहां लिखा हुआ फेल्स टू कीप, मेंटेन, रिटेन और फर्निश बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। मतलब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमको मेंटेन करना था, किया नहीं, तो कीप मेंटेन तो किया नहीं, या फिर फर्निश करना था तब भी नहीं किया, लॉ कहता है पेनल्टी आएगी ऊपर वाली। गड़बड़ आपको समझ आ गया, इजी सा है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड को लेकर है। आप रिकॉर्ड को बदल देते हो, फॉल्स कर देते हो, फॉल्सिफाई करना, सब्स्टिट्यूट करना। ओरिजिनल रिकॉर्ड को बदल दिया या झूठे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, फेक इनवॉइसेस रेज करके आप फेक जनरल एंट्री मार रहे हो सेल्स की वगैरह की, तो इस तरह का काम करोगे तब भी आपको दिक्कत आएगी, पेनल्टी आएगी। सर पेनल्टी एक बार और याद कराइए, अमाउंट इन्वॉल्व और 10,000 व्हिचएवर इज हायर। कौन सी पेनल्टी है? सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की। किस पर लगती है? कोई भी टैक्सेबल पर्सन पर पेनल्टी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ई वे बिल को लेकर है। ई वे बिल का एक चैप्टर है, वो है, आप ऐसा समझ लो क्या था उसके अंदर। देखो आपको मैंने बताया था कभी भी कोई गुड्स को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको आपके पास ई वे बिल या फिर इनवॉइस बिल का प्रोविजन लगेगा, तब तो ई वे बिल और इनवॉइस दोनों चाहिएगा। और जब ई वे बिल का प्रोविजन नहीं लगेगा तो इनवॉइस चाहिएगा। उसके बिना आप गुड्स को मूव नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो पेनल्टी लगेगी। मतलब विदाउट डॉक्यूमेंट अगर आप गुड्स को मूव करोगे तो पेनल्टी लगेगी। कितनी? अमाउंट इन्वॉल्व और 10,000 व्हिचएवर इज हायर। आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट पढ़ाऊंगा वो चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, बट कीवर्ड है, लर्न कर लेना। टर्नओवर को सप्रेस करोगे और जिससे टैक्स का इवेजन कर रहे हो तो पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और स्टोर कोई भी गुड्स जो लायबल टू कन्फिस्केशन है। यस सर, कन्फिस्केशन एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बताता हूं, पेनल्टी चैप्टर में ही मिलेगा कन्फिस्केशन के बारे में पढ़ने को। इंस्पेक्शन, सीजर, कन्फिस्केशन, तो ध्यान से समझना। अगर आप कोई ऐसा गुड्स को जो लायबल फॉर कन्फिस्केशन है, मतलब इलीगली गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, मतलब शॉर्ट में बोले तो जो जीएसटी में आप नहीं दिखा रहे हो, ऐसा कोई गुड्स, कच्चा का माल, तो अगर आप उसको सप्लाई करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, स्टोर करोगे और पकड़े गए तो पेनल्टी लगेगी 122 सबसेक्शन 1 की। सर ये पॉइंट हम लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट 2 पॉइंट को आप आराम से याद कर सकते। एक, प्रॉपर ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है और आप उसको दखल अंदाजी कर रहे हो। कई बार नहीं होता, पुलिस वाला आपको कहता है हम हमारी ड्यूटी करें और हमको अगर इस बीच अगर आपने दखल अंदाजी की तो हम आपको आईपीसी की ये धारा लगा देंगे, वो धारा लगा देंगे, जेल में डाल देंगे। वैसे ही आप जीएसटी के ऑफिसर को भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और अगर कोई आपका मटीरियल एविडेंस है या कोई सीज्ड गुड्स है, मतलब आपका जीएसटी में कोई गुड्स सीज हुआ है या आपका जीएसटी में कोई पर्टिकुलर मटेरियल एविडेंस है और आप उसको छेड़छाड़ करते हो, टेम्पर करते हो, तब भी आप पर ये पेनल्टी लग सकती है। तो एक हो गया ऑफिसर को परेशान करना, एक हो गया गुड्स या एविडेंस से छेड़छाड़ करना। तो ये 2 पॉइंट आपको लिंक में याद हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट के कुछ पॉइंट्स, जिसको पढ़ने के बाद आपके ये सारे ऑफेंस क्लियर हो जाते हैं। देखो क्या, सप्लाई विदाउट इश्यू ऑफ वैलिड इनवॉइस और वाइस वर्सा। बात समझना, आप कोई गुड्स को या सर्विस को किसी को दे रहे हो बट इनवॉइस नहीं दे रहे हो, इसका मतलब अगेन कच्चा का काम कर रहे हो, लगेगी ये पेनल्टी। या उल्टा, सर उल्टा क्या होगा, सोचो जरा, आप किसी को गुड्स सप्लाई कर रहे हो लेकिन इनवॉइस नहीं दे रहे हो, लो बोलता हमको दोनों से प्रॉब्लम है, किया तो हम पेनल्टी लगाएंगे। अच्छा सर ये पॉइंट याद कैसे रहेगा, सप्लाई चैप्टर और इनवॉइस चैप्टर। सप्लाई किया, इनवॉइस नहीं दिया, और इनवॉइस दिया, सप्लाई नहीं दिया, हो गया याद। तो सप्लाई एंड इनवॉइस लिख सकते हो आप चाहो तो इस पॉइंट के बाजू में, सप्लाई एंड इनवॉइस से याद हो जाएगा। अब लास्ट के 2 पॉइंट इजीली याद हो जाएगा, आईटीसी चैप्टर से कनेक्टेड है। बता देता हूं क्या, एक गलत आईटीसी ले लिया, देखो यूटिलाइजेस आईटीसी विदाउट रिसीट ऑफ गुड सर्विस, माल मिला नहीं और आईटीसी ले लिया, लॉ बोलता हम छोड़ेंगे नहीं। माल क्यों नहीं लिया और बिना गुड्स रिसीव किए आप सर्विस रिसीव किए आईटीसी नहीं ले सकते, आईटीसी की कंडीशंस में भी पढ़ने को मिलेगा। और लास्ट आईएसडी जो होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका कंसेप्ट आपने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर गलत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर गलत आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा या आईटीसी वो गलत लेगा, कॉन्ट्रावेंशन करके लेगा, तो लॉ कहता है पेनल्टी लगेगी, याद रखना। अच्छा मैंने लास्ट के 3 पॉइंट को एक ब्रैकेट में डाल के अलग से एक नाम दिया है, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। क्यों दिया आपको अभी समझ आ जाएगा। एक बार आप क्या करो, सेक्शन 122 सबसेक्शन की सारी पेनल्टी का एक बार रिकॉल कर लो फटाफट, आपके लिए अच्छा रहेगा।
चलिए पेनल्टी को मैं आगे बढ़ाता हूं। सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 ये क्या कहता है, मैंने पहले ही क्लियर किया था, कोई भी पर्सन पे पेनल्टी लग सकती है। अब आपको इसको पहले लॉजिकली समझाता हूं। कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, ऑफेंस बता रहा हूं, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है जिसको करने के लिए आपने अपना सपोर्ट दिया और आपने बेनिफिट लिया, तो आप भी फंस जाओगे। सर वो कौन सा स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है? ये देखो जो ऊपर में मैंने 3 पॉइंट्स को ब्रैकेट में डाला था, वही ट्रांजैक्शंस को नीचे लेके जा रहा हूं मैं। मतलब सप्लाई विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, आईटीसी गलत लिया, और या फिर ध्यान से सुनना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने आईटीसी गलत लिया या डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अगर टैक्सेबल पर्सन ने डिफॉल्ट किया वो तो ऊपर फंसेगा, और जिस पर्सन ने उसको इस काम को करने के लिए बोला वो पर्सन नीचे फंसेगा। एग्जांपल देता हूं, आप टैक्सेबल पर्सन हो, आप जीएसटी में मान लो रजिस्टर्ड हो, आपसे मैं कोई माल खरीद रहा हूं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मुझे इनवॉइस नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, सप्लाई विदाउट इनवॉइस, आप तो ऊपर फंस जाओगे और मैं फंसूंगा इस सेक्शन में 122 सबसेक्शन 1A में। क्यों? क्योंकि मेरा एड था, सपोर्ट था, जिसके इंस्टेंस से ट्रांजैक्शन हुआ और मैंने भी उसका बेनिफिट लिया। कैसे लिया? मैंने आपको बोला था आप मुझे माल बेचो, जीएसटी मत चार्ज करो, आपने ऐसा ही किया, आपका माल बिक गया, जीएसटी आपने चार्ज नहीं किया, इसलिए आप तो फंसोगे ऊपर, और मैंने भी तो जीएसटी का बेनिफिट लिया, मेरे को जीएसटी पे नहीं करना पड़ा, तो मैं फंसूंगा नीचे। मेरे ऊपर कितनी पेनल्टी आएगी? अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड, आईटीसी अवेल्ड ऑफ और पास्ड ऑन, मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी। आप ये कह सकते हैं अमाउंट इन्वॉल्व की पेनल्टी मुझ पे आएगी। अब ध्यान से समझना, आप टैक्सेबल पर्सन है, गड़बड़ आपने भी किया और मेरे लिए किया गड़बड़, तो मैंने भी किया गड़बड़, आप पे पेनल्टी आएगी सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर, और मुझ पे पेनल्टी आएगी सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A की अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट इन्वॉल्व, मेरे पर इतनी पेनल्टी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 की। ये पेनल्टी किस पे आती है? पहले ही क्लियर किया हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन पे आती है। कब आती है वो समझाऊंगा, और कितनी पेनल्टी आती है वो समझाऊंगा। आइए, जिसने सप्लाई किया है गुड सर्विस को, जिस पर टैक्स या तो पे नहीं हुआ, या शॉर्ट पे हुआ, या गलती से रिफंड लिया गया, या आईटीसी गलत अवेल करके यूटिलाइज किया गया। फिर बता रहा हूं, कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स की नॉन लेवी करता है, शॉर्ट लेवी करता है, ध्यान से सुनना, आईटीसी गलत अवेल करता है और यूटिलाइज कर लेता है, या फिर रिफंड गलत ले लेता है, उस केस में कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन इस तरह का गड़बड़ करेगा, तब अगर वो फ्रॉड के रीजन से गड़बड़ कर रहा है या नॉन फ्रॉड के रीजन से गड़बड़ कर रहा है, ये पता करना होगा। अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है तो अमाउंट इक्विवेलेंट और 10,000 व्हिचएवर इज हायर की पेनल्टी है। लेकिन अगर फ्रॉड का केस नहीं है तो 10% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, मतलब टैक्स का 10% या 10,000 व्हिचएवर इज हायर। फिर से एक बार, अगर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है बट उस पर टैक्स का लेवी नहीं हुआ, शॉर्ट लेवी हुआ, आईटीसी गलत लिया गया या फिर रिफंड गलत लिया गया, तब लॉ कहता है फ्रॉड का रीजन हुआ, तब तो अमाउंट इन्वॉल्व और 10,000 व्हिचएवर इज हायर की पेनल्टी। अगर फ्रॉड नहीं है तो 10% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व और 10,000 व्हिचएवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। अब आप तुरंत कहेंगे सर इस तरह का प्रोविजन हमने डिमांड चैप्टर में सेक्शन 73 74 में पढ़ा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं, दोनों पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपके खिलाफ प्रॉपर ऑफिसर ने प्रोसीडिंग सेक्शन 73 74 में करके वहां पेनल्टी ले ली तो ये पेनल्टी नहीं लगेगी, और वाइस वर्सा, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आप पर प्रोसीडिंग किसी और सेक्शन में किया और सेक्शन 122 की पेनल्टी लगा दी, तो फिर सेक्शन 73 74 में आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। बस इतना ही। इसलिए मैंने एक लाइन लिख भी दी, पेनल्टी अगर आपका 73 74 में लग जाता है तो फिर पेनल्टी आपका 122 में नहीं लगाएगा प्रॉपर ऑफिसर। आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो क्लियर रहने से हो गया। अब सेक्शन 122 सब सेक्शन 3, पहले से ही आपको पता है ये पेनल्टी किसी भी पर्सन पे लग सकती है, मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। कितनी पेनल्टी लगेगी? अप टू ₹25,000। तो सर आपने 4 चीजें बोली थी, उसमें से 3 चीज पता चल गई, सेक्शन, पर्सन लायबल, पेनल्टी अमाउंट, अप टू ₹25,000। एक चीज बताना बाकी है, कौन सी ऑफेंसेस, आइए वो पढ़ा देता हूं। ऑफेंसेस क्या क्या है जिसके लिए ये पेनल्टी लगती है। पहला, जो फर्स्ट पॉइंट में आपने नहीं पढ़ा था, बहुत सारे ऑफेंसेस जिसमें टैक्सेबल पर्सन को पेनल्टी लगती है, अमाउंट इन्वॉल्व और 10,000 व्हिचएवर इज हायर वाली, वो ऑफेंस को करने के लिए अगर आपने अपना सपोर्ट दिया, असिस्ट किया, तो आप पे पेनल्टी ये वाली लग जाएगी अप टू ₹25,000। मतलब भाई लोग को लगेगी ये वाली पेनल्टी, मेन लोग को लगेगी वो पेनल्टी और उनके भाई लोग को लगेगी ये पेनल्टी। भाई लोग मतलब जो सपोर्ट दे रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, तो एक पॉइंट हो गया भाई लोग की पेनल्टी। नेक्स्ट, अगर आप कच्चे का माल को ट्रांसपोर्ट करोगे, सप्लाई करोगे, स्टोर करोगे, आप फंसोगे। तो देखो लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट, डिपॉजिट, कीपिंग, कंसीलिंग, सप्लाइंग, परचेजिंग, कोई भी गुड जो लायबल फॉर कन्फिस्केशन है, और कन्फिस्केटेड गुड्स वही होते हैं जो कच्चे का माल होता है नॉर्मली। तो आप शॉर्ट में लिख लो ना, कच्चे का माल को ट्रांसपोर्ट, वांसपोर्ट कुछ भी करोगे, स्टोर, सप्लाई, परचेज, तो आप फंसोगे, आप पे लगेगी अप टू ₹25,000 की पेनल्टी। तो आप देख लो, गुड्स लायबल फॉर कन्फिस्केशन, इतना पता होने से हो गया। नेक्स्ट,
सर्विस भी अगर लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करके अगर आप रिसीव करोगे या उसके साथ कनेक्टेड हो जाओगे तो आप पर लगेगी पेनल्टी। मतलब आपको पता था कोई आदमी आपको सर्विस दे रहा है और बिना जीएसटी का बिल दिए, तो फिर आप भी फंसोगे, आपके लिए लग जाएगी पेनल्टी सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 की। आगे बढ़ता हूं। फेल्स टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर व्हेन इश्यूड विद अ समन। ध्यान से समझना, एक प्रॉपर ऑफिसर आपको समन दिया और आप प्रेजेंट नहीं हुए तो पेनल्टी आप पर लगेगी अप टू ₹25,000 की। और लास्ट पॉइंट, फेल्स टू इश्यू इनवॉइस और फेल्स टू अकाउंट फॉर एन इनवॉइस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। शॉर्ट में बोले तो ये पॉइंट आपके अकाउंटेंट के लिए है। आपका अकाउंटेंट को पता था इनवॉइस रेस करना, उसने नहीं किया, या फिर आपके अकाउंटेंट ने इनवॉइस रेस किया लेकिन उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे केस में उस पर लग जाएगी पेनल्टी अप टू ₹25,000 की। बस इस तरह के पॉइंट से आप याद कर लीजिए। तो सेक्शन 122 का पूरा सीरीज यही खत्म होता है। आप चाहो तो एक बार फटाफट एक रिवीजन कर लो। पेनल्टी में नेक्स्ट देखना सेक्शन 123, ये क्या कहता है? इंफॉर्मेशन रिटर्न अगर नहीं लगाया तो पेनल्टी लगेगी। पहला सवाल आपका, इंफॉर्मेशन रिटर्न क्या होता है? देखो, टैक्सेबल पर्सन या कई स्पेसिफाइड बॉडीज। आप सोचेंगे स्पेसिफाइड बॉडीज कौन? जैसे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रार, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, सेबी, डिपॉजिटरी, इस तरह की कई बॉडी या टैक्सेबल पर्सन, इनके पास कई लोगों की जानकारी होती है। जीएसटी डिपार्टमेंट वो जानकारी इकट्ठी करने के लिए लगवाता है इन लोगों से इंफॉर्मेशन रिटर्न, जैसे बैंक वगैरह। तो इंफॉर्मेशन रिटर्न के बेसिस पर जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? टैक्स इवेडर को पकड़ सकता है। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न के बारे में और बेटर जानना है तो एक बार ये नोट पढ़ ले। अब सवाल है, इस तरह का इंफॉर्मेशन रिटर्न अगर कोई ना लगाए तो पेनल्टी कैसे लगती है? आइए पढ़ाता हूं। स्पेसिफाइड पर्संस, जो मैंने अभी बताया, आर रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न विद इन प्रेस्क्राइब ड्यू डेट। हर साल लॉ में एक ड्यू डेट आएगी, उस ड्यू डेट तक इंफॉर्मेशन रिटर्न लगाना है स्पेसिफाइड पर्संस को। सर अगर नहीं लगाया तो पेनल्टी लगेगी? नहीं, रुको जरा। इफ नॉट फर्निश, द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी में इश्यू अ नोटिस गिविंग अप टू 90 days फ्रॉम नोटिस सर्विंग डेट टू फर्निश। इसका मतलब अगर आपने अपने ड्यू डेट में इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं लगाया तब भी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी आपको पेनल्टी नहीं लगाएगा। पहले वो नोटिस देगा और अप टू 90 days तक का टाइम देगा और बोलेगा इंफॉर्मेशन रिटर्न इतने दिन में लगा दो। कितना टाइम देगा वो तो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी जाने, बट मैक्सिमम 90 days तक वो दे सकता है। अच्छा सर, इसमें भी नहीं लगा तब पेनल्टी लगेगी? यस, देख लो। इफ स्टिल नॉट फर्निश बाय नोटिस पीरियड, मतलब नोटिस में जितना समय मिला उतने में भी स्पेसिफाइड पर्सन ने इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं लगाया, तब पेनल्टी लगेगी। सर कितनी? और इसमें भी देखो, पेनल्टी लगेगी ये जरूरी नहीं है, लॉ का वर्ड है, मे लेवी है पेनल्टी। पेनल्टी लग सकती है, मतलब लगाया जा सकता है, नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है। तो देखो कितना, 100 रुपीज फॉर ईच डे और 5,000 विच एवर इज लेसर। मतलब 5,000 से ज्यादा तो पेनल्टी यहां पर लगेगी ही नहीं। मतलब पर डे का 100 रुपीज, मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपीज, बस इतना ही। सर 100 रुपीज कितने दिन का लगेगा? जब तक डिफॉल्ट होगा उतने दिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 123 इतना ही है। अब आते हैं सेक्शन 124 में। ध्यान से सुनना। पर्सन्स कवर्ड अंडर सेक्शन 151 फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स इन्फो और विलफुली फर्निश फॉल्स इन्फो। अब आपके मन में सवाल, कौन भरते हैं ये स्टैटिस्टिक इन्फो या इस तरह की जानकारी? तो देखो, जीएसटीएन जो पूरा हमारा नेटवर्क है, कॉमन पोर्टल, उसको हैंडल कर रहा है इन्फोसिस। तो वहां पर स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन जो निकालने का काम है वो उन्हीं को दिया हुआ है। तो अगर उन लोगों ने वो फर्निश नहीं किया इंफॉर्मेशन या फिर गलत फर्निश कर दिया तो उन पे पेनल्टी लगेगी 10,000 की। कितनी? 10,000 की सर। एंड अगर ये कंटिन्यूअस डिफॉल्ट रहा, मतलब ये डिफॉल्ट चलते जा रहा है अगर, तब लॉ कहता है 100 रुपया हर दिन का लगते जाएगा, बट मैक्स टू मैक्स 25,000 की पेनल्टी है। वापस एक बार बता रहा हूं, अगर स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं हुआ या फॉल्स फर्निश हुआ तो लॉ कहता है पेनल्टी लगेगा 10,000 का, बट जो मतलब जो कॉन्ट्रावेंशन है वो कंटिन्यूइंग नेचर का है, लॉ कहता है तब हम 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी लगाएंगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स 25,000। दैट्स इट। थोड़ा तो लर्निंग करना होगा, टाइम दो, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल पेनल्टी। जनरल पेनल्टी क्या कहता है? ऐसा कोई भी कॉन्ट्रावेंशन जिसके बारे में ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ तो लॉ कहता है उसके लिए पेनल्टी फिर होगी 25,000। बस ये मैक्सिमम है, ये भी पूरी नहीं है। मे एक्सटेंड टू 25,000 अप टू 25,000 है ये। तो चलिए, सेक्शन 125 तक की पेनल्टी आपको याद हो गई है। 123 था इंफॉर्मेशन रिटर्न अगर नोटिस पीरियड में भी नहीं लगाओगे तब पेनल्टी लगती है 100 रुपीज पर डे करके। ध्यान से सुनना, बट मैक्सिमम 5,000। सेक्शन 124 में पढ़ा आपने, अगर स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं हुआ या फॉल्स इंफॉर्मेशन उसमें फर्निश हुई तब पेनल्टी लगेगी सेक्शन 124 की। ये पेनल्टी कितनी है? 10,000 रुपीज। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नेचर का डिफॉल्ट है तब लॉ कहता है पेनल्टी लगेगा 100 रुपीज पर डे, बट मैक्सिमम 25,000।
अच्छा, एक बात आपको क्लियर करता हूं, पेनल्टी चैप्टर में जितनी भी आप पेनल्टी पढ़ रहे हो, ये सारी की सारी पेनल्टी सीजीएसटी एक्ट की पेनल्टी है। इसका मतलब इक्विवेलेंट पेनल्टी एसजीएसटी एक्ट का भी लगेगा। आई होप आप ये बात अच्छे से समझ रहे हैं। जितनी पेनल्टी हम पढ़ रहे हैं सब सीजीएसटी एक्ट की पेनल्टी और इक्विवेलेंट एसजीएसटी की भी पेनल्टी लगेगी। तो एग्जाम में सम करते वक्त पूरा अटेंशन रखना। आगे बढ़ते हैं। एक जनरल पेनल्टी था सेक्शन 125 में, वो कहता है अगर कोई भी पेनल्टी ऊपर कहीं प्रेस्क्राइब नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, तो वो ऑफेंस सेक्शन 125 में कवर हो जाएगा और उसके मैक्सिमम अप टू 25,000 रुपीज। सेक्शन 126 वो क्या कहता है, वो ध्यान से सुनना। कुछ केसेस में लॉ कहता है हम पेनल्टी नहीं लेंगे, शॉर्टकट है उसका मिमी प्रो। मिमी प्रो का पहले फुल फॉर्म जान लो। माइनर ब्रीचेस, पहला मी का, दूसरा मी का मतलब है मिस्टेक्स इजीली रेक्टिफाइबल, और प्रो का मतलब है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ब्रीचेस। ये तीन केसेस में लॉ पेनल्टी नहीं लेगा। और फटाफट पढ़ते हैं। माइनर ब्रीचेस, ऐसा ब्रीच जहां पर टैक्स इन्वॉल्व 5,000 से कम है, लॉ बोलता है इतने छोटे केसेस में हम पेनल्टी नहीं लेंगे। दूसरा केस प्रो से, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, आपने ब्रीच तो किया है बट लॉ का सिर्फ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ब्रीच किया है। जैसे कोई प्रोसीजरल, जैसे टैक्स इनवॉइस है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए वो सारी चीजें आपकी थी, बट कोई एक आधा इंफॉर्मेशन गलती से मिस हो गई, लॉ कहता है वैसे केसेस में हम फिर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। या फिर कोई भी ओमिशन मिस्टेक जो देख के लग रहा है इजीली रेक्टिफाइबल है, लॉ बोलता है इस ऐसे केसेस में भी हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। तो दीज आर द 3 केसेस जहां पर लॉ कहता है हम पेनल्टी छोड़ देंगे। अब आइए और एक प्रोविजन फर्दर इसी सेक्शन में लॉ आगे कहता है पेनल्टी और एक केस में नहीं लगेगी अगर आपको सोकोज नोटिस या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पहले नहीं मिला तो। इन सिंपल वर्ड्स, अगर प्रॉपर ऑफिसर को आप पे पेनल्टी लगानी है तो उसको आपको पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या सोकोज नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स करके आपका ऑर्डर पास करेगा। इन सिंपल वर्ड, अगर आपको किसी तरह का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देता है प्रॉपर ऑफिसर और डायरेक्ट पेनल्टी ऑर्डर दे देता है, तो आप उस पेनल्टी ऑर्डर को लेने से मना कर देना। बोल देना मुझे किसी तरह का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला जिसके बाद ये ऑर्डर पास हुआ हो। आपने डायरेक्ट ऑर्डर दिया, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, पेनल्टी ऑर्डर को हमेशा स्पेसिफाई करना होगा कि किस ब्रीच के लिए पेनल्टी लग रही है और कितनी पेनल्टी लग रही है, कौन सा प्रोविजन से पेनल्टी लग रही है। फिर कह रहा हूं, कभी भी आप पर पेनल्टी लगाएगा लॉ तो लॉ आपको बताएगा किस ब्रीच से वो पेनल्टी आप पे लग रही है और कौन से प्रोविजन की उस पे पेनल्टी लगेगी, वो चीजें ऑर्डर में रहेंगी। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन वॉलंटरीली डिस्क्लोजेस द ब्रीच, अगर आप सामने से जाकर साहूकार बन रहे हैं, मतलब मैंने गलती की, मैं मानने को तैयार हूं, अगर इस तरह से वॉलंटरीली ब्रीच डिस्कस करोगे तो लॉ कहता है प्रॉपर ऑफिसर इस चीज को ध्यान रखेगा एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर व्हाइल डिटरमाइनिंग पेनल्टी। मतलब प्रॉपर ऑफिसर जब भी आपका पेनल्टी पेबल निकालेगा तो वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी पेनल्टी को रिड्यूस करेगा। मिटिगेटिंग फैक्टर का मतलब होता है अगर रिड्यूस कर सकता है तो वो करेगा। जब आप सामने से बताओगे कि हाँ मेरी गलती हुई है, मैं कबूल रहा हूं ऐसा ऐसा, तब प्रॉपर ऑफिसर आपकी पेनल्टी को रिड्यूस कर सकता है, बट उन केसेस में नहीं कर सकता जहां पर लॉ ने फिक्स सम या परसेंटेज बताया है। अब एग्जांपल के तौर पे आपने सेक्शन 121 की क्या पेनल्टी पड़ी थी, 10,000। ध्यान से सुना, 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर। अब ऐसे केस में लॉ बोलता है पेनल्टी रिड्यूस नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वहां पर फिक्स सम बताया हुआ लॉ का। लेकिन कहीं पर अगर लॉ ने बताया पेनल्टी विल बी अप टू ₹25,000, तब आपकी पेनल्टी रिड्यूस हो सकती है क्योंकि लॉ ने वहां पर अप टू लिखा है। समझिए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 127 फोकस करना। 127 क्या कहता है, द पेनल्टी ऑर्डर मे बी इश्यूड बाय प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन 127 अपॉन अ पर्सन लायबल टू पे पेनल्टी आफ्टर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग टू सच पर्सन। ये बात तो हमको पहले से पता थी, बस इतना पता चला कि ऑर्डर जो प्रॉपर ऑफिसर पेनल्टी का इश्यू करेगा वो सेक्शन 127 में करेगा। फिर एक बार प्रॉपर ऑफिसर को आप पे कभी भी पेनल्टी लगानी है तो वो सेक्शन 127 में एक ऑर्डर इश्यू करेगा, बट उससे पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। आगे सुनना, ऑर्डर नीड नॉट टू बी इश्यूड, मतलब कुछ केसेस में सेक्शन 127 में भी प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर इश्यू करने का जरूरत नहीं है। इफ द प्रोसीडिंग्स आर कवर्ड अंडर द फॉलोइंग प्रोविजंस, नेमली, मतलब आपका प्रोसीडिंग कवर्ड है फॉलोइंग प्रोविजंस के अंदर। देखो ध्यान से देखो, असेसमेंट, मतलब अगर आपका असेसमेंट हो गया है तो प्रॉपर ऑफिसर फिर पेनल्टी ऑर्डर 127 में पास नहीं करेगा, डायरेक्ट असेसमेंट के अंदर जो सेक्शन की पेनल्टी लगती है वो लिख देगा, चाहे असेसमेंट आपका सेक्शन 62 में हो, चाहे 63 में हो, चाहे 64 में हो। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन, अगर आपका, फिर से सुनना, अगर आपका टैक्स डिटर्मिनेशन सेक्शन 73 या 74 में हुआ, डिमांड चैप्टर में ये सब, तब लॉ कहता है प्रॉपर ऑफिसर को सेक्शन 122 में कोई पेनल्टी ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिटेंशन या सीजर, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने सीजर या डिटेंशन का ऑर्डर सेक्शन 129 में पास किया है तो अलग से पेनल्टी ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट,
कन्फिस्केशन, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी चीजों को कन्फिस्केट किया अंडर सेक्शन 130, उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर को कोई जरूरत नहीं है अलग से सेक्शन 127 का पेनल्टी ऑर्डर पास करे। वहां कन्फिस्केशन हो गया, सेक्शन 133 में 130 में जो ऑर्डर पास हुआ उसी से पेनल्टी लग जाएगी। बस ये लर्न कर सर, इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर ऑफिसर को पेनल्टी का ऑर्डर वैसे तो सेक्शन 127 में पास करना है, बट 4 ऐसे केसेस है जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को पेनल्टी ऑर्डर सेक्शन 127 में पास करने की जरूरत नहीं है। असेसमेंट के ऑर्डर्स अगर इश्यू हो रहे हैं तो पेनल्टी ऑर्डर अलग से इश्यू नहीं करना, उस असेसमेंट ऑर्डर में ही पेनल्टी आ जाएगी। अगर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 73 74 हो रहा है तो पेनल्टी ऑर्डर की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पेनल्टी आती है। अगर डिटेंशन सीजर हो रहा है सेक्शन 129 में तो भी अलग से पेनल्टी ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर को पास नहीं करना, सेक्शन 129 का ऑर्डर में भी पेनल्टी आ जाएगी। और अगर कन्फिस्केशन हुआ सेक्शन 130 में तो वहां उस केस में भी आपको सेक्शन 127 का ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर नहीं देगा, पेनल्टी डायरेक्टली 130 के ऑर्डर में ही आ जाएगी। बस ऐसे लर्न कर लो। और एक और सेक्शन देखो, सेक्शन 128, पेनल्टी अंडर सेक्शन जो हमने पीछे पढ़ा 122 में, 123 में, 125 में, इसका मतलब ध्यान से देखो तो इससे इधर सेक्शन 124 मिसिंग है, स्टैटिस्टिक्स वाला, स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं हुआ वो वाला, उसको छोड़ दो। तो 122, 123, 125 की पेनल्टी जो मैंने ऊपर पढ़ाई, और लेट फी जो आपका रिटर्न चैप्टर में आप पढ़ोगे, ये सब वेव ऑफ हो सकता है इन पार्ट और फुल। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा बाय नोटिफिकेशन। बस हो गया, और कुछ नहीं है। ये पॉइंट ऐसे कोई लर्न करने लायक नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लो। अब आते हैं हम एक अलग सीरीज में, सेक्शन 129 की। बिफोर दैट अगर आपको एक बार पुराना रिवाइज करना है तो कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टोटली एक अलग कंसेप्ट है। आई होप आपने ऊपर का पूरा रिवाइज कर लिया, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूंगा सेक्शन 129 और 130, और मैं चाहूंगा आपका मैक्सिमम अटेंशन यहां आ जाए, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सेक्शन 129 कहता है डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस इन ट्रांजिट। रास्ते में गाड़ी पकड़ी गई है, माल और गाड़ी दोनों जब्त कर लिया गया है, तो उसको कैसे छोड़ेगा डिपार्टमेंट? आप पहले तो ये पूछेंगे सर क्यों रोका है, क्यों पकड़ा है? तो देखो, वेयर एनी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड और स्टोर्ड व्हाइल ट्रांजिट, मतलब स्टोर हुआ है बट वो रास्ते में ही, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, मतलब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट या रास्ते में स्टोर करके रखे हो, वो लॉ के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट करके, से विदाउट इवेबल गुड्स मूव हो रहे, ऑल सच गुड्स एंड कन्वेयंस shall be liable to detention and seizure। तो ऐसे अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करोगे, स्टोर करोगे, रास्ते में मूव करोगे, तो लॉ कहता है आपके कन्वेयंस को और गुड्स को डिटेन करके सीज कर लिया जाएगा। अब कैसे छुड़ेगा, आइए पढ़ते हैं। प्रॉपर ऑफिसर सबसे पहले आपको नोटिस देगा विद इन 7 days ऑफ डिटेंशन, और स्पेसिफाई कर देगा उस नोटिस में कितनी पेनल्टी आ सकती है। अब आपका सवाल, सर पेनल्टी प्रॉपर ऑफिसर निकालेगा कैसे? उसके लिए नीचे है प्रोविजन पेनल्टी अंडर सेक्शन 129, वहां पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल के लिए अमाउंट रुक जाओ, बट हाँ नोटिस में सेक्शन 129 की पेनल्टी लिखकर वो भेज देगा। ठीक है सर, नोटिस मिल गया। इसके बाद प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा आपको अपॉर्चुनिटी देने के बाद कि पेनल्टी पे करो, ये हमारा रहा ऑर्डर। अब ऑर्डर ये कब तक पास होगा? जैसे ही नोटिस आपको सर्व होता है वहां से 7 दिन में ऑर्डर पास। सर काफी सिंपल था, मतलब डिटेन किया, वहां से 7 दिन में नोटिस, और जिस दिन नोटिस दिया वहां से 7 दिन में ऑर्डर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब ओनर ऑफ द गुड्स या ट्रांसपोर्टर, या तो जिसका माल है वो आदमी या फिर ट्रांसपोर्टर पेनल्टी पे करेगा। सर पेनल्टी कितनी, मैंने बोला ना नीचे बताऊंगा, तो पेनल्टी पे करना है उनको कब तक? विद इन 15 डेज का टाइम दिया गया उनको पेनल्टी पे करने का। कब से पेनल्टी पे करना? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर कॉपी। इसका मतलब ये हुआ पहले तो नोटिस दिया जाएगा डिटेंशन से 7 दिन में, और वहां से जिस दिन नोटिस आपको सर्व हुआ, नोटिस सर्व डेट से 7 डेज में ऑर्डर दिया जाएगा, और जिस दिन आपको ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने से 15 डेज आपको दिए जाएंगे पेनल्टी पे करने के लिए। अच्छा, ये 15 डेज का पीरियड को लॉ रिड्यूस कर सकता है। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ मे बी रिड्यूस फॉर पेरिसेबल या हजार्डस गुड्स। अगर गुड्स पेरिसेबल या हजार्डस नेचर का है तो 15 दिन का टाइम भी कम कर दिया जाएगा पेनल्टी पे करने के लिए। सर यहां तक इजी है, समझ आ गया। आगे देखना एक नोट, इफ द पेमेंट ऑफ पेनल्टी इज नॉट मेड विद इन 15 डेज, ये जो 15 दिन का आपको समझना, इसमें अगर आपने इसमें भी पेनल्टी नहीं दिया, लॉ कहता है गुड्स या कन्वेयंस को जिसको हमने डिटेन किया था उसको हम बेच देंगे या डिस्पोज कर देंगे, ताकि हम पेनल्टी अमाउंट को रिकवर कर सके। मतलब जो आपका जब्त माल है, अगर आपने उसको 15 दिन या रिड्यूस पीरियड में छुड़ा कर नहीं ले गए पेनल्टी देकर, तो फिर हम उसको बेच देंगे और हमारी पेनल्टी रिकवर कर लेंगे। सर एक बार और फटाफट बता दिए। देखो सबसे पहले माल जिस दिन डिटेन हुआ वहां से 7 दिन में आपको नोटिस मिलेगा, जिस दिन नोटिस आपको सर्व हुआ वहां से 7 दिन में आपको ऑर्डर मिलेगा पेनल्टी पे करने के लिए, ऑर्डर जिस दिन मिला वहां से आपके पास 15 दिन है पेनल्टी पे करने का, जो 15 दिन रिड्यूस भी हो सकता है पेरिशेबल या हजार्डस गुड्स हो तब। और अगर उस 15 दिन में आपने पेनल्टी भी नहीं पे की तो फिर वहां से वो लोग आपके गुड्स को जिसको डिटेन किया गया था उसको बेच सकते हैं, कन्वेयंस को भी बेच सकते हैं पेनल्टी अमाउंट रिकवर करने के लिए।
अब एक ही सवाल बच गया सर, सेक्शन 129 का प्रोसेस समझ आ गया, लेकिन उस शोकोज नोटिस के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर हमको देगा उसमें पेनल्टी कितनी होगी, वो पेनल्टी अगर सीख लिया तो ये टॉपिक यहीं खत्म। 129 इतना ही है, बहुत सिंपल है। आइए, गुड्स एंड कन्वेयंस दोनों, हाँ यहां ध्यान देना, गुड्स भी और कन्वेयंस दोनों के दोनों आपके रिलीज कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। अगर आप पेनल्टी पे करते हो एज फॉलोज, नीचे वाली पेनल्टी दे दो, आपका गुड्स और कन्वेयंस दोनों को छोड़ दिया जाएगा। सर कितनी पेनल्टी, आइए बताता हूं, डिपेंड करता है दो सिचुएशन में। ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट, इसका मतलब ये हुआ जिसका माल पकड़ा गया वो आदमी सामने से आ रहा है और बोला मेरा माल है। कभी कभी क्या होता है, जिसका माल होता है वो बोलता है, ट्रांसपोर्टर को वो फोन करके बोलता है भाई नाम मत देना मेरा, तुम बोल देना मेरे को नहीं पता किसका माल है, आप हमको तो खाली बोला गया था ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हम तो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो यहां पर लिखा वेयर ओनर डजंट कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, तब ट्रांसपोर्टर पे करेगा ऑब्वियसली। तो दो सिचुएशन है, या तो जिसका माल है वो सामने से आकर बोल रहा है हाँ मेरा माल कॉन्ट्रावेंशन से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, मैं सामने से आ रहा हूं, या फिर वो आदमी सामने से नहीं आएगा और ट्रांसपोर्टर ही पेनल्टी पे करेगा। तो देखते हैं कितनी पेनल्टी आएगी। देखो, अगर गुड्स टैक्सेबल नेचर के हैं तब पेनल्टी ओनर को लगेगी 200% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। सिंपल वर्ड में, जितना टैक्स उसका डबल पेनल्टी, जितना टैक्स उसकी डबल पेनल्टी, जितना टैक्स उसकी डबल पेनल्टी। हेरा फेरी मूवी याद है ना, एक का डबल, तो बस जितना टैक्स उसकी डबल पेनल्टी। आगे ध्यान देना, वेयर ओनर डजंट कम फॉरवर्ड, मतलब अब जिसका गुड्स है ट्रांसपोर्टर बोल रहा है मालूम नहीं वो कौन है, हम ही पेनल्टी देंगे, तब लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टर से पेनल्टी हम कम में नहीं छोड़ेंगे। देखो 2 में से हायर, जितना टैक्स उसका डबल तो है ही है जैसे इधर था, लेकिन साथ में एक और है, और 50% ऑफ द गुड्स की वैल्यू, मतलब जितने वैल्यू का गुड्स है उसका 50%, मतलब गुड्स की वैल्यू का हाफ, या फिर 200% ऑफ टैक्स। जो हायर होगा, ध्यान देना, जो हायर होगा उतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि ओनर सामने से नहीं आया और ट्रांसपोर्टर माल और कन्वेयंस दोनों छुड़ाने के लिए आया है। पेनल्टी को एक बार और रिवाइज करते हैं। देखो, ओनर ऑफ द गुड्स अगर सामने से आएगा पेनल्टी देने के लिए और टैक्सेबल गुड्स है अगर, तो लॉ कहता है 200% ऑफ द टैक्स वो पेनल्टी दे और माल और कन्वेयंस दोनों छुड़वा कर ले जाए। लेकिन अगर ओनर ऑफ द गुड्स सामने से नहीं आएगा तब पेनल्टी है 2 में से हायर। ऑब्वियसली इसका मतलब ट्रांसपोर्टर माल और गाड़ी को छुड़वाने आया है, तब 2 में से हायर पेनल्टी देनी है। 200% ऑफ द टैक्स तो है ही है, और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स व्हिचएवर इज हायर, ये पेनल्टी देकर माल छुड़ाया जा सकता है, और विद गाड़ी भी छुड़ जाएगी। आगे सुनना ध्यान से, अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड नेचर के है और वो कॉन्ट्रावेंशन होकर अगर मूव हो रहे हैं, तब लॉ कहता है उस केस में कैसे छुड़वाया जाएगा माल, कितनी पेनल्टी लगेगी। लॉ कहता है लेसर ऑफ द 2, इस बार हायर ऑफ द 2 नहीं है, लेसर ऑफ द 2। अगर ओनर सामने से आया तब 2% ऑफ द गुड्स की वैल्यू, एग्जेम्प्टेड गुड्स की जो भी वैल्यू है उसका 2%, और 25,000 इन दोनों में से जो भी लेसर होगा। इसका मतलब आई थिंक आपको एक चीज क्लियर है, 25,000 से ज्यादा पेनल्टी यहां कभी नहीं आएगी क्योंकि लेसर है। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अगर ओनर सामने से नहीं आया, डजंट कम फॉरवर्ड, ट्रांसपोर्टर को भेजा कि पेनल्टी देके माल छुड़वा देना और मेरा नाम लेना ही मत, उस केस में लॉ कहता है पेनल्टी लगेगी लेसर ऑफ द 2, 5% ऑफ द गुड्स वैल्यू और 25,000 व्हिचएवर इज लोअर। वापस कह रहा हूं, गुड्स की वैल्यू का 5% या फिर 25,000 जो भी लोअर होगा उससे ज्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहां पे भी पेनल्टी मैक्स टू मैक्स 25,000 ही है, बट गुड्स की वैल्यू का इस साइड 2% है, इस साइड 5% है। एक बार और याद कर लो। देखो, मैं चाहता हूं इस पेनल्टी को आप एकदम इतना लर्न कर ले कि आप कभी भूले ना। देखो, अगर ओनर सामने से आता है, टैक्सेबल गुड्स है, तो पेनल्टी कितनी है सर, 200% ऑफ द टैक्स। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो पेनल्टी कितनी है सर, 2% ऑफ द गुड्स वैल्यू और 25,000 व्हिचएवर इज लोअर। अब आते हैं, ओनर अगर सामने से नहीं आया, ट्रांसपोर्टर छुड़वाने के लिए गया गुड्स और कन्वेयंस, तब कितनी पेनल्टी देगा। सिंपल, 200% ऑफ द टैक्स और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, इन दोनों में से जो हायर होगा वो पेनल्टी देगा अगर गुड्स टैक्सेबल नेचर का है तो। और अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का है तब 5% ऑफ द गुड्स वैल्यू और 25,000 व्हिचएवर इज लोअर पेनल्टी देके कन्वेयंस एंड गुड्स को छोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ओनली कन्वेयंस अगर छुड़वानी है ट्रांसपोर्टर को ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, तो ऑब्वियसली ये तो बाई ट्रांसपोर्टर ही होगा एज फॉलोज। मतलब ट्रांसपोर्टर बोल रहा है कि ओनर सामने से आ नहीं रहा है माल और कन्वेयंस छुड़ाने के लिए, अब मैं तो नहीं दूंगा ज्यादा पेनल्टी, मेरे को एक्सेस पेनल्टी नहीं देनी, तब ट्रांसपोर्टर चाहे तो सामने से चला जाए डिपार्टमेंट के पास और बोले मुझे मेरी गाड़ी रिलीज करनी है, मेरे को उसका पेनल्टी बता दो, गुड्स आप रख लो। उस केस में पेनल्टी कितनी लगेगी। देखो, पेनल्टी कैलकुलेटेड अबव, अगर ऑब्वियसली ओनर अगर सामने से नहीं आया तो जो ऊपर की पेनल्टी नहीं थी, ये वाला केस जब ओनर सामने से नहीं आता तो या तो ये वाला पेनल्टी ट्रांसपोर्टर दे या 1 लाख व्हिचएवर इज लेस है। घबराना मत, नहीं तो आप बोलोगे सर उतनी पेनल्टी अगर देनी है तो गाड़ी और गुड्स दोनों छूट रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पेनल्टी यहां पर 1 ही लाख है। इसका मतलब ये हुआ ऊपर की पेनल्टी या 1 लाख जो लोअर अमाउंट होगा
वो देकर ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी को छुड़वा सकता है। इन सिंपल वर्ड देखो, ट्रांसपोर्टर क्या करेगा ना, एक कैलकुलेशन करेगा, ऊपर की पहले देखेगा वो पेनल्टी कितनी आ रही है। अगर वो 1 लाख से कम है, ध्यान से सुना, अगर वो 1 लाख से कम है तब तो वो गुड्स और कन्वेंस दोनों छुड़ा कर ले जाएगा नॉर्मली। लेकिन अगर वो अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो वो चाहे तो 1 लाख ही पेनल्टी दे और वो अपनी गाड़ी को छुड़ा कर ले जाए। यह है कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया। अगर खाली गाड़ी को छुड़वाना है और ओनर सामने नहीं आ रहा है अपने गुड्स को छुड़वाने के लिए और कन्वेंस दोनों को, तब उस केस में ट्रांसपोर्टर चाहे तो सिर्फ गाड़ी छुड़वा ले, लेकिन लॉ कहता है उस केस में पेनल्टी ऊपर जो ओनर सामने से नहीं आता वो वाली पेनल्टी या फिर 1 लाख विच एवर इज लोअर। आई थिंक आप समझ गए। चलिए, ये हो गया पूरा आपका सेक्शन 129। एक बार और इसको रिवाइज करना तो कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेक्शन 130, फोकस करना, कंफिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस। जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हैं आपके मन में तुरंत एक चीज आती है, सर ये तो सेक्शन अभी अभी आपने ऊपर 129 पढ़ा है वही है। नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है, अलग है, ध्यान से समझने की जरूरत है। 129 तो कहता है कि अगर आप किसी कन्वेंस में गुड्स को मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे या रास्ते में रखेंगे भी, स्टोर भी करेंगे, अगर वो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन किया तब हम आपके गुड्स को और कन्वेंस को जब्त कर लेंगे और वो माल और गाड़ी हम तभी छोड़ेंगे जब आप पेनल्टी देंगे। वो तो इतना ही था, ध्यान से समझना, ऊपर वाला प्रोविजन तो इतना था। इसका मतलब ऊपर वाला प्रोविजन का ये अर्थ निकलता है कि बिना ई-वे बिल या बिना इनवॉइस वगैरह के आपका गुड्स मूव हो रहा है और रास्ते में गाड़ी पकड़ी गई है। बस वो सिंपल है, इतना ही फंडा था। ये केस ऐसा नहीं है कि रास्ते की बात ही नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके कोई भी गुड्स या कन्वेंस को हम कन्फिस्केट कर सकते हैं नीचे दिए गए 5 सिचुएशंस में जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। इसका मतलब डोंट कंपेयर, दोनों सेम है। आइए क्या सिचुएशन है बताता हूं। सप्लाई और रिसीव गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन विद एन इंटेंट टू इवेड टैक्स। टैक्स इवेजन के इंटेंशन से अगर आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं लॉ के प्रोविजन को कॉन्ट्राविन करके, तब आपके गुड्स को, और अगर इसमें कन्वेंस भी यूज हुआ है तो उसको लॉ कहता है हम कन्फिस्केट कर लेंगे। नेक्स्ट देखना, आपके कोई गुड्स लायबल टू पे टैक्स है और आपने उसको अकाउंट ही नहीं किया, मतलब आपके बुक्स में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जबकि उस गुड्स में जीएसटी आना था। नेक्स्ट, सप्लाई, आप सप्लाई कर रहे हो कोई भी गुड्स जिस पर टैक्स के लिए आप लायबल हो विदाउट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो बट आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हो और फिर भी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहे हो। मतलब कोई गुड्स पर आपको जीएसटी आनी है और आपको रजिस्ट्रेशन भी लेना था, फिर भी आपने लिया नहीं और सप्लाई कर दिया, लॉ बोलता तब हम आपके गुड्स को कन्फिस्केट कर लेंगे। नेक्स्ट, कॉन्ट्राविन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विद एन इंटेंट टू इवेड टैक्स। टैक्स इवेजन किसी और तरीके से आप कर लो, हम आपके गुड्स को, और अगर कोई कन्वेंस उसके साथ साथ यूज हो रहा है तो उसको हम दोनों को क्या कर लेंगे, कन्फिस्केट। और लास्ट, अगर इस सब काम को करने के लिए अगर कोई कन्वेंस भी यूज हुआ है, एक्चुअली मैं आपको हर पॉइंट में कन्वेंस वर्ड ऑलरेडी बोल चुका हूं, लास्ट पॉइंट उनके साथ ही था, बट फिर भी अलग से सुन लो। अगर आप कोई कन्वेंस को गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करेंगे इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस, तब आपके उस कन्वेंस को भी, ध्यान से सुना, उस कन्वेंस को भी लॉ कहता है हम कन्फिस्केट कर लेंगे अनलेस द ओनर ऑफ द कन्वेंस प्रूव कर देता है कि ये बिना उसके नॉलेज के हुआ। मतलब गाड़ी मेरी थी, माल आपका था, आपने जो माल को मेरी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट किया या मेरी गाड़ी के यूज करके इधर उधर किया, ध्यान से सुनना, वो लॉ के प्रोविजन को कॉन्ट्राविन करके किया, तब लॉ कहता है मेरी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रूव कर दूं मेरे नॉलेज के बिना हुआ है, मुझे नहीं पता था ये लोग क्या कर रहे हैं, तब उस केस में मेरी गाड़ी को छोड़ दिया जाए। आई होप अब आप केसेस समझ गए। फिर से एक बार, कौन से केसेस में आपके गुड्स को और कन्वेंस को कन्फिस्केट किया जाता है? सेक्शन 130 में लॉ कहता है अगर आपने सप्लाई या रिसीव किया कोई गुड्स को इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ विद एन इंटेंट टू इवेड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोई गुड्स पर जीएसटी के लिए आप लायबल हो बट उसको आपने बुक्स में अकाउंट ही नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तब उस पर भी आपका सेक्शन 130 में लॉ कहता है कि हम कन्फिस्केट कर लेंगे। थर्ड केस, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करो जबकि कोई गुड्स पर आप टैक्स के लिए लायबल हो, तो अगेन यहां पर कहीं ना कहीं इवेड हो रहा है, तो इस केस में भी आपके गुड्स को कन्फिस्केट किया जाएगा। और नेक्स्ट में वैसे कुछ नहीं है, सिंपल पॉइंट है, लॉ के किसी भी तरह के प्रोविजन को कॉन्ट्राविन करोगे और टैक्स इवेजन करोगे तो हम आपके उस गुड्स को कन्फिस्केट कर लेंगे। और लास्ट केस, कोई भी गाड़ी अगर यूज होती है आपके लॉ को प्रोविजन को कॉन्ट्राविन करके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, तो वो गाड़ी को भी कन्फिस्केट किया जाएगा अनलेस उस गाड़ी का ओनर प्रूफ कर दे कि ये उसके नॉलेज के बिना हुआ है। पहले 3 पॉइंट में लर्निंग है, एक तो देखो ट्रांसपोर्टर का पॉइंट है, मतलब ओनर ऑफ द कन्वेंस का पॉइंट है, लास्ट वाला वो आप मैनेज कर लोगे। उसके जस्ट ऊपर देखो तो किसी भी तरह का लॉ का प्रोविजन को कॉन्ट्राविन करके टैक्स इवेड करे वो उसमें आ जाएगा। बस पहले 3 ही याद करने हैं। 3 में भी पहला पॉइंट, सप्लाई या रिसीव किया आपने गुड्स को इन कॉन्ट्रावेंशन इवेड, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, गुड्स जीएसटी के लिए लायबल है बट आपने उसको अकाउंट नहीं किया। और थर्ड पॉइंट है, आप कोई गुड्स को सप्लाई करें जिस पे जीएसटी आएगा बट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो पहले 3 में थोड़ी मेहनत है, लास्ट के 2 में मेहनत नहीं है, लर्न कर लो तो अच्छा रहेगा। इन 5 केसेस में लॉ कहता है हम आपके गुड्स को और कन्वेंस को कन्फिस्केट कर लेंगे। लेकिन आगे देखना, गुड्स और कन्वेंस कन्फिस्केट भी होगा एंड, अब ध्यान देना,
पेनल्टी भी लगेगी सेक्शन 122 की, वो भी लगेगी। इसका मतलब यह गुड्स कन्वेंस कन्फिस्केट होगा और साथ साथ में पेनल्टी लगेगी 122 की। अब ध्यान से सुना, कन्फिस्केशन वर्ड से मैंने एक एरो दिया है और देखो मैंने फाइन वर्ड की तरफ लेकर गया है। इसका मतलब यह हुआ कन्फिस्केशन गुड्स होने के बाद भी आप चाहो तो, ध्यान से सुना, अगर आपके गुड्स को कन्फिस्केट किया गया है तो आप चाहो तो उस कन्फिस्केशन को रिप्लेस कर सकते हैं फाइन से। मतलब आप जाकर डिपार्टमेंट को बोलो मेरा गुड्स जो कन्फिस्केट किया उसको छोड़ दो, मैं फाइन दे देता हूं उसकी जगह। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो एंड है, एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 122, इसकी जगह मैंने एरो नहीं दिया। इसका मतलब ये पेनल्टी सेक्शन 122 की तो लगेगी। सर सेक्शन 122 क्या है? देखो इस चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ा था आपने, वो पेनल्टी तो लगेगी क्योंकि इस तरह के ऊपर जो लिखे हुए जितने ऊपर कॉन्ट्रावेंशंस लिखे हुए ये सब वहां पे भी थे, तो आपको 122 की तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन साथ साथ में गुड्स को कन्फिस्केट जो किया है उस कन्फिस्केशन की जगह आप फाइन दे सकते हैं। सर इन सिंपल वर्ड, अगर हमारा गुड्स को सेक्शन 130 में कन्फिस्केट किया जाता है तो कन्फिस्केशन को मैं फाइन से रिप्लेस करा लूंगा, लेकिन पेनल्टी सेक्शन 122 की मेरे को देनी ही पड़ेगी। फाइन प्लस पेनल्टी, दो आपके गुड्स को छोड़ा जाएगा। चलो अब समझो कि सर कितनी फाइन है, आइए पढ़ाता हूं। प्रॉपर ऑफिसर सेल गिव ऑप्शन, मतलब फाइन नहीं दोगे तो गुड्स वो लोग रख लेंगे, तो फाइन देने का ऑप्शन है। ऑप्शन है टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन, दैट इज इन एडिशन टू टैक्स पेनल्टी। टैक्स पेनल्टी तो लगना ही है, लेकिन फाइन लग जाएगा कन्फिस्केशन के बदले। एंड सेल प्रोवाइड रीजनेबल टाइम टू पे फाइन, और आपको रीजनेबल टाइम भी देगा उस फाइन को पे करने के लिए, बट मैक्सिमम 3 महीना, मतलब 3 महीने से कम दे सकता है वो, 3 महीने तक दे सकता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देगा पेनल्टी फाइन पे करने के लिए। अब आप पूछोगे सर फाइन कितना है? शॉर्ट में बोलूं तो सेक्शन 130 के अंदर आपसे एक ही चीज पूछा जाएगा, कितना फाइन देकर आप कन्फिस्केशन को हटा सकते हो। आइए वो फाइन पढ़ते हैं। ओनर ऑफ द गुड्स, अगर ओनर ऑफ द गुड्स को अपना माल छुड़वाना है, टू रिलीज गुड्स, अगर गुड्स रिलीज कराना है तो कितना फाइन देगा वो देखो यहां लिखा हुआ है, फाइन इक्वल टू एज द सेड ऑफिसर थिंक्स फिट। इसका मतलब फाइन का एग्जैक्ट अमाउंट हमको नहीं पता, प्रॉपर ऑफिसर जितना लगाएगा वो होगा फाइन, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन। बट लॉ ने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दी है, प्रॉपर ऑफिसर उस बीच में ही फाइन को रखेगा। लोअर भी लगा सकता है, अपर भी लगा सकता है, बीच में भी लगा सकता है। देखो लोअर लिमिट क्या है, मिनिमम फाइन, गुड्स पर जितना टैक्स आ रहा है वो माइनस 122 सेक्शन में जो भी पेनल्टी उस सिचुएशन में आ रही है वो लेस कर लो, और उसके बाद जो बचा उतना मिनिमम फाइन होगा। और सर मैक्सिमम फाइन कितना होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस टैक्स देयर ऑन, गुड्स का मार्केट वैल्यू माइनस उस पर टैक्स, जो बचा वैल्यू है उतना तक का मैक्स टू मैक्स फाइन है। सर एक बार और, ओनर ऑफ द गुड्स को अगर रिलीज करना है सेक्शन 130 में गुड्स को, तो कितना फाइन देना होगा कन्फिस्केशन हटाने के लिए? लॉ कहता है एकदम सिंपल है, प्रॉपर ऑफिसर बताएगा कितना फाइन देना होगा, बट मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट हम बताएंगे। मिनिमम अमाउंट गुड्स पर जितना टैक्स आ रहा है, जैसे 1 लाख का गुड्स है तो टैक्स है 12%, तो 12,000 का टैक्स माइनस पेनल्टी अंडर सेक्शन 122, जो डिफरेंस बचेगा उतना तो मिनिमम फाइन होगा। ये डिफरेंस 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा कभी। तो मिनिमम इतना फाइन है। मैक्सिमम कितना फाइन है? गुड्स का मार्केट वैल्यू माइनस गुड्स पर जो टैक्स है वो, गुड्स का मार्केट वैल्यू माइनस उसका टैक्स, जो बचा हुआ वैल्यू उतने तक का मैक्स टू मैक्स फाइन लगेगा। फिर से एक बार सर, मिनिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन। मिनिमम फाइन गुड्स पर जो टैक्स है वो माइनस, ध्यान से सुना, गुड्स पर जो टैक्स है वो माइनस सेक्शन 122 की पेनल्टी है, मिनिमम फाइन है। और मैक्सिमम फाइन, ध्यान से सुनना, फिर कह रहा हूं मैं, बार बार इसलिए कह रहा हूं ये याद नहीं रहता। मैक्सिमम फाइन गुड्स का मार्केट वैल्यू माइनस गुड्स पर जो भी टैक्स है वो लेस कर लो, जो बचा है डिफरेंस, इतना मैक्स टू मैक्स फाइन है ओनर ऑफ द गुड्स को अगर रिलीज करना है अपने गुड्स। अब बात करते हैं कन्वेंस। अगर कोई गाड़ी कॉन्ट्रावेंशन के लिए यूज हुई है तो उस गाड़ी को छुड़वाने के लिए ट्रांसपोर्टर को या जो भी गाड़ी का ओनर है उसको कितना फाइन देना होगा? उसको खाली गुड्स पर जितना टैक्स है उतना फाइन दे, गाड़ी ले जाए। सिंपल है सर, गाड़ी ले जाना बहुत इजी है, जितना गुड्स पे फाइन है, जितना गुड्स पे टैक्स है उतना फाइन दे और गाड़ी ले जाए। इट्स एज सिंपल एज दैट। सर अब समझ आ गया मिनिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन। और ओनर ऑफ द कन्वेंस के लिए मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, एक ही फाइन है, जितना टैक्स है गुड्स पर उतना फाइन देना होगा। ये एक ही अमाउंट है, याद रखना इस चीज को। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की। इफ द फाइन इज नॉट पेड, मतलब आपको प्रॉपर ऑफिसर जितना भी टाइम दे उसमें अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो आप ही बताइए प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? पहले वो चेक कर लेगा वो गुड्स या कन्वेंस उसको किसी पर्पस के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है हमको इस गुड्स और कन्वेंस की जरूरत नहीं है और सामने वाला फाइन तो दे नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको रखेंगे कितने साल? लॉ कहता है प्रॉपर ऑफिसर उसको, डिपार्टमेंट उसको सेल कर सकता है और अपने अमाउंट्स को रिकवर कर सकता है। बस इतना ही लिखा हुआ है। अब आप इसको सेल्फ पढ़ सकते हैं, इजीली कवर हो जाएगा। तो आप सेक्शन 129 और 130 को, फिर कह रहा हूं बहुत फोकस से पढ़ना। मेरी इच्छा है मैं एक बार 130 वापस बोलूंगा आपको। सर प्रॉपर ऑफिसर आप पर लगाएगा
फाइन अगर आपको कन्फिस्केशन हटवाना है तो ओनर ऑफ द गुड्स को अगर रिलीज कराना है गुड्स तो मिनिमम फाइन मैक्सिमम फाइन है, और प्रॉपर ऑफिसर कितना लगाएगा फाइन, जितना उसको फिट लगे, मतलब जितना वो चाहे, बट मिनिमम मैक्सिमम लिमिट लॉ ने दिया है। मिनिमम फाइन कितना है सर, जो गुड्स है आपका उस पर जो टैक्स है वो माइनस पेनल्टी अंडर सेक्शन 122, इतनी मिनिमम फाइन है, और मैक्सिमम फाइन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस टैक्स पेबल देयर ऑन, वो माइनस कर लो, जो बचा हुआ वैल्यू उतना ही फाइन मैक्सिमम लगेगा आप पर। और कन्वेंस वाले ओनर को गुड्स ओनर को कन्वेंस रिलीज करने के लिए फाइन ज्यादा नहीं है, जितना गुड्स पर टैक्स है उतना फाइन देकर वो अपने कन्वेंस को छुड़ा सकता है। बस इतना ही था सेक्शन 130 की फाइन जो कन्फिस्केशन के बदले है, और 122 का पेनल्टी तो लगेगा ही। तो चलिए आई होप आपको ये समझ आए।